कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब हल ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से कुल आपको 5 प्रश्न दे दिए गए। तो यहाँ पे द्विघात समीकरणों को ना यहाँ पे ध्यान देंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण दे दिया रहता है ना, तो यहाँ पे मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके, ठीक है, मध्य पद को 2 पदों में कर देते हैं, तो यहाँ पे कुल 4 पद हो जाता है। फिर आप उभयनिष्ठ करके गुणनखंड कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे मूल निकालने का मतलब यही होता है ना, यक्स के यहाँ पे देखिए, यक्स पर यहाँ पे 2 घात है ना, तो यहाँ पे यक्स का 2 वैल्यू निकल कर आएगा आपको, ठीक है। जो यहाँ पे यदि यक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो जो 2 आपको मान निकल कर आएगा उसमें से एक भी आप कोई भी मान प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पे यक्स के स्थान पर ना, तो दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही होता है मूल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले इस प्रश्न को नोट करते हैं, ठीक है। यक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर यहाँ पे 0, इसको नोट कर दें और इसको मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करते हैं इसको। चलिए जो दिया गया समीकरण था उसको हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर ना आपको जो भी द्विघात समीकरण दे देना, यदि गुणनखंड विधि से हल करना रहता है ना, तो मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करना था। देखिए पहले आप क्या करिए, द्विघात समीकरण को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पे व्यापक रूप में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। जो भी द्विघात समीकरण रहता है उसमें ना यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं रहती हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहता है, यही आपका द्विघात समीकरण रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है ना, जो पहला और अंतिम पद है, ठीक है, यहाँ पे मध्य पद को इस प्रकार में आपको विभाजित करना रहता है ना, 2 संख्याएं प्राप्त करनी रहती हैं आपको, ठीक है। जिन दोनों को आप जोड़ देना, जिन दोनों को आप जोड़ दें तो आपका मध्य पद मिले, ठीक है। यहाँ पे जिन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ऋण 3x मिलेगा, ठीक है। और यदि इन्हीं दोनों संख्याओं का आप गुणा कर देंगे ना a इंटू बी का, तो यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और अंतिम पद क्या है, पहला पद यहाँ पे x स्क्वायर है और अंतिम पद क्या है, यहीं जो अचर पद रहता है यहाँ पे ऋण 10 है, ठीक है। यदि गुणा कर देंगे तो ऋण 10 x स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणनखंड करते वक्त ध्यान देंगे ना कि यहाँ पर जो चिन्ह रहे, ठीक है, यहाँ पे कुल 4 पद आपको मिलेंगे। उभयनिष्ठ होगा कब, जब या तो आपको ना यहाँ पे चारों पद आपको धनात्मक हो जाए, ठीक है, या तो यहाँ पे 2 धनात्मक हो जाए, यहाँ पे धन हो जाए, ऋण हो जाए, धन हो जाए, ऋण हो जाए, तब आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 धन हो जाए, 2 ऋण हो जाए, इस प्रकार से भी रहेगा, धन ऋण ऋण और धन हो जाए, ठीक है। इन्हीं प्रकार से रहेगा, या तो सभी धनात्मक रहे या धन ऋण, यहाँ पे जोड़ा के रूप में होना चाहिए, ठीक है। जो भी चिन्ह रहे जोड़ा के हिसाब से रहेगा तभी इसका गुणनखंड हो पाएगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं हो पाएगा। यदि 3 धनात्मक यहाँ पे आ जाएगा ना, या भी इसको हम लोग मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर यदि 3 आपको धनात्मक मिल जाएगा, 3 ऋणात्मक हो जाएगा ना, तो आपको गुणनखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, चिन्हों का ध्यान में रखेंगे। देखिए अब चिन्ह को हम किस प्रकार से ध्यान में रखते हैं, देखिए यह धनात्मक है, ठीक है, और यहाँ पर यह ऋणात्मक हो गया। अब इसी मध्य पद को हमें 2 पदों में विभाजित करना रहता है, तो इससे आपको पता चला कि यह तो धनात्मक हो गया, यह तो ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पे जो मध्य पद है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे धन ऋण होना चाहिए, ठीक है, धन ऋण होना चाहिए। और यहाँ पे ऋण 3x है, ऋण 3x यह बता रहा है ना कि जो आपका मध्य पद रहेगा उसमें ना ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू आपको अधिक प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल लेना रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले और अंतिम पद का गुणनफल करेंगे तो यही मिल गया, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके पास संख्याएं मिले हैं, ठीक है, उनका आपको गुणनखंड कर लेना रहता है, ठीक है। यहाँ पे 10 आप कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, देखिए 5 में यदि आप 2 का गुणा कर दें तब आप 10 प्राप्त कर सकते हैं, और 10 में 1 का गुणा कर दें तब इस प्रकार से आप 10 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको मध्य पद कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर आप देखेंगे ना तो 9 है, ठीक है। यहाँ पे 10 और 1 का यदि अंतर कर देंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 5 और 2 का अंतर करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। इससे आपको पता चला ना कि यहीं से आपको मध्य पद मिलेगा, ठीक है। यहीं पर आप 2 संख्याएं प्राप्त करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो देखिए हमें ऋणात्मक वाली संख्या का वैल्यू अधिक चाहिए ना, तो अब इसको ऋण कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में यक्स लगा दीजिए, इस प्रकार से यक्स लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको जोड़कर दिखाते हैं। यदि यहाँ पे ऋण 5x और धन 2x को यदि आप जोड़ेंगे ना तो आपको ऋण 3x मिलेगा, ठीक है। यदि इन्हीं को आप गुणा कर देंगे ना, ऋण 5x गुणते यहाँ पे 2x का गुणा कर देंगे ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा पर ऋणात्मक संख्या मिलेगी, 5 दूना 10 मिल जाएगा और इंटू x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। यही है, पहले और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाएगा, ठीक है, यदि आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो, ठीक है। इन दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाएगा। यदि इन्हीं दोनों पदों को आप जोड़ेंगे तो इनका आपको यहाँ पे मध्य पद मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ऋण 3x है। ऋण 3x के स्थान पर अब हम लोग क्या यह प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, ऋण 5x और धन 2x, ठीक है। इसी प्रकार से आप मध्य पद को 2 पदों में विभाजित कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 5x, यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे ऋण 10,
बराबर इधर 0 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कुल चारों पदों में हो गया। ठीक है, मध्य पद को हमने 2 पदों में विभाजित कर दिया। अभी इसको हल कर देंगे तो यही ऋण 3x फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कुल 4 पदों में हो गया, तो 2 पदों को साथ में लीजिए, इन दोनों पदों को साथ में ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, यक्स उभयनिष्ठ है, तो यक्स उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा यक्स ऋण 5 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ध्यान भी रखेंगे ना कि ये जो कोष्टक में राशि बच रही है वहीं यहाँ पर भी बचे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों पदों में से सिर्फ 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे धन 2 यदि आप उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा। यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ लेने का मतलब यहाँ पे 5 गुणित तो हो जाएगा, 2 आपने उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पे ऋणात्मक राशि भी रहेगा। ठीक है, ऋण 5 बचा बराबर किधर 0। अब देख रहे हैं कुल पहले 4 पदों में था, पहले तो 3 पद में था, फिर हमने मध्य पद को 2 पदों में विभाजित किया, कुल 4 पद हो गया। 2 पदों में से उभयनिष्ठ ले लिया, अब कुल 2 पद हो गया, एक पद यह एक पद यह। तो इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, यक्स ऋण 5 उभयनिष्ठ है, तो यक्स ऋण 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक है, यहाँ पे तो बचेगा यक्स प्लस 2 बचा। ठीक है, बराबर किधर 0। अब यहाँ पे एक बार इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यक्स का 2 वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। लिखते हैं, अब जब आप इसको यहाँ पे 0 के बराबर लेंगे, यक्स ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे ऋण 5 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 5 मिलेगा यक्स का वैल्यू। ठीक है, और कामा यहाँ पर इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, या फिर चलिए इसी जगह हम लोग नीचे ज्ञात कर लेते हैं, इसको भी यक्स प्लस 2 बचा हुआ है। जब यहाँ पे और करके लिख देते हैं, और यहाँ पे यक्स प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 2 आ जाएगा, तो एक आपको यक्स का वैल्यू यह मिला। ठीक है, अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः जो यह द्विघात समीकरण दिया गया था, द्विघात समीकरण यहाँ पे यही था, यक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0 के मूल यक्स बराबर आपको क्या मिला, 5 मिला, कामा ऋण 2 है। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण रहेगा तो आपको 2 मूल मिलेगा। ठीक है, यदि यही समीकरण आपको जो दिया गया है ना, यहाँ पे ना यदि यक्स के स्थान पर 5 प्रतिस्थापित करके इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ पे दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि यक्स के स्थान पर यहाँ पे ना ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे यक्स के स्थान पर बाएं पक्ष में ना, यदि आप उसको हल कर देंगे ना तो 0 आ जाएगा, दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दे दिया गया था उसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या करिए, आपको गुणनखंड करना है, तो मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करना है, तो इस मध्य पद को 2 पदों में आप किस प्रकार से विभाजित करेंगे, आप प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल कर लीजिए। ठीक है, तो गुणनफल करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे जो अचर पद है यहाँ पे ऋण 6 है, पहले घातों घटते क्रम में लिख दीजिए, है ना, पहले से घातों घटते क्रम में, यहाँ पे x पर 1 घात है, यहाँ पे x पर 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। ठीक है, तो ये अचर पद को ले लीजिए। ठीक है, पहले पद को और यहाँ पे अंतिम पद को, यहाँ पे ऋण 6 है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 6 दूना 12 यक्स स्क्वायर मिला। ठीक है, अब इसी को आपको ना गुणनखंड करना रहता है, तो यहाँ पे संख्याओं के हिसाब से ही आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए 12 आप देखिए यहीं आपको यक्स चाहिए। ठीक है, और यक्स देखिए आपको कैसे मिलेगा, देखिए यह भी धनात्मक है, यहाँ पर यह भी धनात्मक है और यह ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पे इसको अब यहाँ पे मध्य पद तो है, ठीक है, धनात्मक, यह भी धनात्मक, यह ऋणात्मक, तो मध्य पद आपको कैसा चाहिए, धनात्मक एक संख्या होनी चाहिए, एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी 2 धन हो जाएगा, 2 ऋण हो जाएगा, तभी आपको उभयनिष्ठ हो पाएगा। ठीक है, मध्य पद में आपको धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे ना, उनका अंतर हमें करके कितना प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे 1 हमें प्राप्त होना चाहिए, और धनात्मक वाले यहाँ पे धन x बचा हुआ है ना, मतलब धनात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में यदि आप 2 का गुणा कर देंगे तब आप 12 प्राप्त कर सकते हैं, 4 में आप 3 का गुणा कर देंगे तब 12 प्राप्त कर सकते हैं, और 12 में जब 1 का गुणा कर देंगे ना तब आप 12 प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे ना, तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, 4 यहाँ पे और 3, इनका अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अंतर आपको 3, यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 और 3 का अंतर 1 मिल रहा है ना, तो यहीं से आपको मिलेगा x। ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ पे धनात्मक वाली संख्या का वैल्यू अधिक लेना है, तो यहाँ पर हम लोग 4x कर देंगे। ठीक है, यहीं देखिए आपकी संख्या है, 4x धनात्मक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऋणात्मक ऋण 3x। ठीक है, इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे 4x और यहाँ पे ऋण 3x जोड़ेंगे तो आपको सिर्फ x मिलेगा, जो कि आपका मध्य पद मिलेगा। ठीक है, और यदि इन्हीं दोनों का आप गुणा कर देंगे ना, यही है, यहाँ पर यदि इस प्रकार से लिखना रहेगा तो लिख देंगे 4x एक संख्या है और दूसरी क्या है, यहाँ पे ऋण 3x है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 4x और गुणा कर देंगे ऋण 3x का ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, और 4 3 12 मिल जाएगा, x में x का कर देंगे गुणा तो यहाँ पे x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल आपको मिलेगा। तो बस यहीं आपको x के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 4x ऋण 3x, ठीक है। 4x में से अभी 3x घटा देंगे, सिर्फ आपका x बचेगा, ऋण 6 बराबर 0, ठीक है। अब कुल 4 पद में हो गया, दो पदों को साथ में ले लीजिए, इसको साथ में और यहाँ पे इन दोनों पदों को साथ में, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, और यहाँ पे x भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, संख्या तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया, और यहाँ पे 2 बार x है ना, x का 2 बार गुणनखंड है, एक को अपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे धन 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे x तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, तो x प्लस 2 ही बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे x प्लस 2 आपको कोष्टक में चाहिए, कोष्टक में धनात्मक संख्या चाहिए, तो यहाँ से ऋण के साथ उभयनिष्ठ लेंगे आप, ठीक है। ऋण 3 उभयनिष्ठ है इन दोनों पदों में, ठीक है। ऋण 3 यदि आप उभयनिष्ठ लेंगे दोनों संख्या धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। 3 उभयनिष्ठ ले लिया गया, तो सिर्फ यहाँ पे x बचा। अब यहाँ पे 3 गुणते 2 हो जाएगा, 3 तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, सिर्फ 2 बचा, वो भी धन 2, ठीक है। अभी ऋण 3 का यहाँ पे दोनों पदों में गुणा कर देंगे ना, तो यही दोनों पद आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है, बराबर की दर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल 2 पद हो गया, इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, x प्लस 2 उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे ऋण 3 बचा, ठीक है, बराबर की दर 0। अब यहाँ पर बारी बारी से 0 को ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों गुणनफल 0 है, तो यहाँ पे एक बार अब लिख देते हैं, एक बार इसको आप 0 ले लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, धन 2 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 2 मिल जाएगा। एक ही आपको x का वैल्यू यह मिला, और एक बार यहाँ पे ज्ञात करते हैं, 2x ऋण 3 बराबर 0 करेंगे ना, तो यहाँ पे ऋण 3 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3/2 निकल कर आए, है ना। अभी यहाँ पे ये दोनों x के वैल्यू यदि ना बारी बारी प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पर यदि ऋण 2 भी प्रतिस्थापित करके हल करेंगे बाएं पक्ष में ना, तो दाहिने पक्ष के बराबर आने लगेगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, इन दोनों का वैल्यू आप रखेंगे तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण में गया था 2x² प्लस x ऋण 6 बराबर 0 के मूल कह लीजिए या हल कह लीजिए, ठीक है। x बराबर आपको क्या मिला, ऋण 2 3/2 है, ठीक है। इस प्रकार सेकंड प्रश्न हम लोग गए। चलिए थर्ड प्रश्न में भी जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं ना, तो प्रथम पद ये है जो x² का पद है, और यहाँ पे अचर पद है ना, तो यहाँ पे करणी में 2 इंटू x² है, और यहाँ पे गुणते हो जाएगा 5, यहाँ पे करणी में 2, ठीक है। यदि इसका आप गुणा कर दें तो यहाँ पे पहले संख्याओं का आप गुणा कर लीजिए, करणी में 2 और करणी में 2 का गुणा कर देंगे तो सिर्फ 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। करणी में 2 का करणी में 2 गुणा कर देंगे, करणी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ संख्या आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 2 और 5 का गुणनफल है, तो 5 दूना 10 मिल गया, ठीक है। संख्याओं को हल कर दिया तो 10 मिला। अब यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे करणी में 2 गुणा कर देंगे, करणी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ आपको 2 निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू 5 है, तो 5 दूना 10 मिला, इंटू यहाँ पे x² मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 10² का ही आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे यह भी पद धनात्मक है, ये भी पद धनात्मक है, ये भी पद धनात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मध्य पद को विभाजित करेंगे ना, तो आपको चारों पद धनात्मक मिलेगा, ठीक है। तो 10 आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 5 में यदि आप 2 का गुणा कर दें तब आप 10 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और 10 गुणते यहाँ पे 10 में 1 का गुणा कर देंगे तब आप 10 प्राप्त कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर योग ही करना है आपको, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, तो सब यहाँ पे धनात्मक रहेगा चारों पद। तो यहाँ पे देख रही 5 में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो आपको यहीं 7 मिलेगा, मध्य पद मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे बस x लगा दीजिए, 5 में आप यहाँ पे 2x जोड़ देंगे ना तो आपको 7x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो आपको मध्य पद मिल जाएगा, साथ साथ इन दोनों का यदि आप गुणनफल कर देंगे ना, 5x में यहाँ पे 2x का आप गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुणनफल आपको मिल जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और x में x का गुणा कर देंगे 10x², ठीक है। यही है पहले और अंतिम पद का गुणनफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, मैं यहाँ पे 7x के स्थान पर आपको क्या प्रतिस्थापित करना है, यही प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, करणी में 2x² प्लस यहाँ पे 5x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 5 यहाँ पे करणी में 2 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मध्य पद को 2 पदों में विभाजित कर दिया है ना, तो अब कुल आपको 4 पद हो गए, ठीक है। तो 4 पद हो गए, तो 2 पदों को साथ में ले लीजिए, यहाँ पे इस 2 पदों को साथ में, इन दोनों पदों को साथ में, ठीक है। इन दोनों पदों में से देख रहे हैं संख्याएं तो नहीं उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे करणी में 2, यहाँ पे करणी 5 है, संख्या नहीं उभयनिष्ठ है, सिर्फ यहाँ पे चर उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है, तो x हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, करणी में 2 x बचा, ठीक है, x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, और धन यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों पदों में से हम लोग देख रहे हैं ना, संख्या जो है यहाँ पे करणी में 2 उभयनिष्ठ है ना, इसमें भी यहाँ पे 2 है, तो इसको करणी में 2 गुणते करणी में 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर करणी में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस
यहाँ पे करणी में 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे करणी में 2 गुणते करणी में 2, इस 2 के बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 2 गुणते करणी में 2, तो एक करणी में 2 आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो एक यहाँ पे करणी में 2 आपका बचा, ठीक है। और यहाँ पे यक्स भी बचेगा, है ना। और यहाँ पे करणी में 2 आपने उभयनिष्ठ लिया, तो सिर्फ यहाँ पे धन 5 बचा, बराबर किधर 0, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ना दोनों कोष्टक सेम ही मिल रहा है, ठीक है। जब दोनों कोष्टक सेम मिल रहा है मतलब यहाँ पे ऊपर हमने जो भी यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है सब कुछ सही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गलत करेंगे ना तो यहाँ पे दोनों कोष्टक में सेम वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों कोष्टक में सेम वैल्यू, अब इसको उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ पे करणी में 2x + 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। कुल 2 पद है, इस पद यहाँ पे धन है तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों में से ही उभयनिष्ठ है कोष्टक की पूरी राशि। करणी में 2x + 5 उभयनिष्ठ है, बचा क्या कोष्टक में यक्स प्लस यहाँ पे करणी में 2 बचा, और बराबर उधर क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब बारी बारी से हमने गुणनखंड तो कर दिया, अब बारी बारी से 0 कर दीजिए। एक बार इसको 0 करिए, करणी में 2 यक्स + 5 बराबर, यदि आप 0 करेंगे ना तो यहाँ पे करणी में 2 यक्स, यहाँ पे धन 5 है, बराबर को इधर कर देंगे 75 ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ पे करणी में 2 बराबर को 75 कर देंगे ना, तो यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे हर में आ जाएगा करणी में 2, ठीक है। तो एक यक्स का वैल्यू आपको यह निकल कर आ गया, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ से प्राप्त करेंगे यक्स प्लस यहाँ पे करणी में 2 बराबर भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे धन 2 है, यहाँ पे धन 2 करणी में 2 है, बराबर उधर 75 कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण यहाँ पे करणी में 2 हो गया। अतः हमने द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात कर लिए। अतः हम लिख देते हैं जो द्विघात समीकरण हमें दे दिया गया था, करणी में 2x² प्लस यहाँ पे 7x + 5 करणी में 2 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। द्विघात समीकरण दिया था कि हम लोग लिख देते हैं मूल, हम लोग को हल क्या क्या निकल कर आए, यक्स बराबर ऋण यहाँ पे ऋण 5 बटा करणी में 2 खामा ऋण करणी में 2 हैं, ठीक है। यही 2 मूल आपको निकल कर आ गए। चलिए चौथे प्रश्न में जो द्विघात समीकरण दिया था उसको हम नोट कर दिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो अचर पद है ना, जो वास्तविक संख्या यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हर में 8 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे गुणनखंड करने में आपको कठिनाई होगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको लसा आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, तो यहाँ पे लसा 8 हो जाएगा, बराबर किधर तो 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबके बटे में 1 कर दीजिए, यहाँ पे बटा 1 कर दीजिए, यहाँ पर बटा 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 8 का लसा कितना 8 हो गया। अब यहाँ पे 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार आप 8 बार में विभाजित कर देगा, 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो 8 दूना यहाँ पे 16 मिलेगा, ठीक है, 16x²। अब यहाँ पे ऋण 1 से 8 में भाग देंगे, 8 बार में विभाजित हो जाएगा, 8 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे अंश में, ठीक है। तो यहाँ पे 8x मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हर वाली संख्या से लसम भाग देंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 1 में गुणा कर देंगे तो आपको यहीं धन 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर में 8 है ना, बराबर को उधर क्या कर देंगे 75 कर देंगे, यहाँ पे हर में, तो यहाँ पे अंश में गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 के साथ यदि गुणा कर देंगे 8 का तो 0 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर हल करने पर आपको मिला 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया x² + bx + c बराबर यहाँ पे 0, मतलब इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है, ताकि सब कुछ अंश में रहे। बस यहाँ पे अंश और हर में संख्या थी तो उसको हमने यहाँ पे लस से लेकर हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 16x² और यहाँ पे देखे थे पहला और अंतिम पद यही है, अंतिम पद आपका यही एक ही है, ठीक है। तो यही मिलेगा 16x²। अब देखिए चिन्हों का आप ध्यान देंगे ना कि यहाँ पर यह धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, और यहाँ पर यह भी धनात्मक है, ठीक है। और यह ऋणात्मक है, तो यह ऋण है ना, तो हम लोग को 2 ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ऋण लेंगे ना तभी यहाँ पर 2 ऋण मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 धन है, यहाँ पर 1 धन है, ठीक है। तो 2 धनात्मक हो जाएगा, 2 ऋणात्मक हो जाएगा, हम लोग आसानी से उभयनिष्ठ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों मध्य पद में आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप 8 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 16 से 16 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 4 में यदि आप 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16 होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों को आपको ऋणात्मक लेना है, इसको भी ऋण 4x लेंगे, इसको भी ऋण 4x लेंगे, तभी यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 दूना भी 16 हो सकता है, ठीक है। 8 में 2 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको 16 हो सकता है, और यहाँ पर 16 में 1 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको 16 हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों ऋणात्मक ही लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो ये दोनों पद आपको ऋणात्मक लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से आपको मिलेगा ऋण 4x और ऋण 4x जोड़ देंगे तो ऋण 8x आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक लगा दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक ऋण 4x और में जोड़ देंगे ऋण 4x, तो यहीं जोड़ेंगे तो ऋण आपको 8x जो है मध्य पद मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं का आप गुणा कर दीजिए, ऋण 4x गुणा कर देंगे आप ऋण 4x का ना, ऋणात्मक गुणा कर देंगे, धनात्मक संख्या मिलेगी, 4 में 4 का गुणा कर देंगे 16 मिल जाएगा, x में x का गुणा कर देंगे x² मिल जाएगा, ठीक है। जो कि यही है प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल है, यही है, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल। और यहाँ पे इन दोनों पदों को जोड़ने पर आपको क्या मिला, मध्य पद मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 8x के स्थान पर हम लोग को यही प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं 16x², यहाँ पर ऋण 4x और यहाँ पे ऋण 4x और यहाँ पे धन 1, ठीक है, और बराबर की तरफ 0 है, ठीक है। अब कुल 4 पदों में विभाजित हो गया,
अब यहाँ पे इन दोनों पदों को साथ में लीजिए, इन दोनों पदों को साथ में लीजिए। इन दोनों पदों में से 4x उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 का यहाँ पे 16 गुणनखंड करेंगे, 4 गुण तो 4 हो जाएगा, 4 उभयनिष्ठ हमने ले लिया। तो एक 4 अभी बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे x का 2 बार गुणनखंड था, x गुणते x, एक x आपने उभयनिष्ठ लिया, तो हमें एक x बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4x तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पद में देखिए, यहाँ पर भी 4x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, सिर्फ यहाँ पे ऋण 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह वाला पद ऋणात्मक है, लेकिन हमें यह संख्या कैसी है, धनात्मक चाहिए कोष्टक में, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लीजिए, ठीक है। ऋण 1 यदि आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया, 4x हो गया। अब यह धनात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऋण 1 का दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो यही दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि ऋण 1 उभयनिष्ठ लेने से ना हम लोगों का क्या हो गया, दोनों कोष्टक में सेम ही वैल्यू मिला, ठीक है। और बराबर की इधर 0 है। अब इन दो पदों में से यहाँ पे यह वाली कोष्टक वाली राशि उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 4x ऋण 1 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे दूसरे कोष्टक में क्या बचा, यही बचा 4x, और यहाँ पे ऋण 1 बचा, ठीक है, बराबर की इधर 0, ठीक है। दोनों आपको सेम ही वैल्यू मिला, ठीक है। लिख देते हैं, जब यहाँ पे 4x ऋण 1 बराबर आप 0 करेंगे ना, तो यहाँ पे ऋण 1 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, 4x ऋण 1 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 1 हो गया। यहाँ पे 4 गुणा बराबर उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1/4 मिला, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा इसको भी आप हल करेंगे तो यही x का वैल्यू मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा, है ना। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जो दिया गया द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण हमें दे दिया गया था 2x² ऋण x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल x बराबर आपको 1/4 कामा 1/4 है, ठीक है। यही दो मूल मिले, दोनों मूल आपस में बराबर ही हैं, ठीक है। 1/4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं पांचवें वाले प्रश्न में। जो भी द्विघात समीकरण दिया गया था उसको हम नोट कर दिया। यही है 100x² ऋण 20x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो x² का पद है और जो यहाँ पे अचर पद है, इसका हम क्या करना है, आपस में गुणा करना है, इसका और इसका, ठीक है। चलिए हम यहीं पर कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 100x² है, यहाँ पे लिखते हैं 100x², और जब इसमें यहाँ पे अचर पद 1 है, इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा 100x² ही मिलेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हम लोग प्राप्त करेंगे। हम लोग दो ऐसी संख्याएं हमें चाहिए, ठीक है, जिनको हम लोग जोड़ दें तो यह मध्य पद मिले, ये ऋण 20x मिले, और यदि आप उनका गुणा कर दें a × b, उन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दें तो यहाँ पे पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल मिले, यानी 100 यहाँ पे x² आपको मिले, ठीक है। तो आप देखेंगे यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, पहला पद और अंतिम पद दोनों धनात्मक है ना, तो यह यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। तो हमें ऐसे इससे यह पता चला ना कि दोनों हमें यह पद ऋणात्मक ही चाहिए, ठीक है, ताकि दो धनात्मक रहे दो ऋणात्मक रहे, तभी हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे। तो देखिए यही 100 का ही गुणनखंड करके हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या रहता है तो यहाँ पे ना 10 गुणते 10, 10 में 10 का गुणा कर देंगे ना, तभी आपको यहीं से गुणनखंड हो पाएगा। 10 में यदि आप 10 का गुणा कर दें ना, यहीं 100 मिल जाएगा, और यदि उनको आप जोड़ देंगे ना तो यहीं ऋण 20 मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दोनों हम लोग पद ऋणात्मक लेंगे, इसको भी ऋणात्मक ले लेंगे, इसको भी, ठीक है। अब देखिए दोनों पर हम लोग x लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 10x लिख दें और गुणा कर दें ऋण 10x का, ऋण में ऋण का गुणा होकर के एक धनात्मक संख्या मिलेगा, और 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और x में x का गुणा कर देंगे तो x² आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, ऋण 10x, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 10x, इन दोनों को आप जोड़ें तो ऋण 20x मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका मध्य पद है ना। तो इसी प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। चलिए हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 100x², और ठीक है, और यही है यहाँ पे ऋण 20x के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित करेंगे, यही ऋण 10x और ऋण 10x और धन 1 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अब दो पदों को साथ में ले लीजिए, कुल 4 पद हो गया। यहाँ पे 2 पद या 2 पद, इन दोनों को साथ मिलेंगे तो इन दोनों पदों में से ना 10x उभयनिष्ठ है, ठीक है, 10 इसमें से 10 इसमें से भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं 10, और यहाँ पे साथ साथ x भी उभयनिष्ठ है, तो x को उभयनिष्ठ ले लिया गया। 10x उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ पे 2x है ना, एक x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो एक x भी बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 10x हमने पूरा उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ ऋण 1 बचा है ना, यही बचा कोष्टक में। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो कोष्टक की राशि है धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक है या धनात्मक है, ठीक है। तो हमें दोनों कोष्टक में सेम ही करना रहता है, तो यहाँ से आप ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 10x है तो यह धन 10x हो गया, यहाँ पे धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो गया, ऋण 1 हो गया, बराबर किधर 0। अब देख रहे हैं कुल 4 पद था, अब 2 पद हो गया। दोनों पदों में से यहाँ पे देख रहे हैं 10x ऋण 1, 10x ऋण 1, दोनों पदों में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग 10x ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। यह यहाँ पे जो कोष्टक वाली राशि है उसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या 10x और यहाँ पे ऋण 1 बचा।
बराबर किधर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना 10x ऋण 1 ए भी है, 10x ऋण 1 ए भी है, ठीक है। मतलब दोनों हल, दोनों आपको बराबर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब बारी बारी से 0 कर लीजिए, एक को ही बराबर हम लोग कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। यहाँ पे लिख देते हैं 10x ऋण 1 बराबर आप 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे ऋण 1 के बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऋण 1 के बराबर को उधर पक्षांतर कर धन 1 हो गया। अब यहाँ पे 10 गुणा में बराबर को उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। तो x बराबर मिला 1 बटा आपको 10 मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे वाले का भी यही है, सेम ही वैल्यू है, उसका भी x बराबर आपको क्या मिलेगा 1 बटा 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मूल आपस में बराबर हैं। अतः हम लोग लिख देते हैं नीचे, अतः द्विघात समीकरण जो हमें दे दिया गया था 100 था, 100x² ऋण 20x धन 1 बराबर 0 के मूल कह दें या हल लिख दीजिए। x बराबर आपको मिला, दोनों बराबर ही था, 1 बटा 10 कामा 1 बटा 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया ना, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो भी समस्या आपको दी गई है उसे आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 1 दे दिया गया है, ठीक है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पे कुल 2 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे बोला है ना, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यही हम लोग को बताना है पहले प्रश्न में। तो आप इस यहाँ पे जो भी ये दूसरा प्रश्न भी है, ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आपको हल कर दिया गया है, ठीक है। हल आपको दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो समीकरण बनाया है ना, उसी को आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण यहाँ पर बन रहा है पहले वाले प्रश्न से, और यहाँ पर एक दूसरे वाले प्रश्न से आपको यहाँ पर समीकरण बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, ठीक है। बाकी हम प्रश्न आपको बता देते हैं। जैसे देखिए दे दिया गया है ना कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचे हैं। कंचे मतलब गोलियां होती हैं, जो खेलने वाली गोलियां, यही 45 कंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जान के पास यदि x मान लेंगे आप, ठीक है, जान के पास आप x मान लेंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से जो जान का रहेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। तो वो जीवंती के पास होगा। फिर दोनों में से हम लोग क्या कर देंगे, 5-5 घटाएंगे क्योंकि 5-5 खो रहे हैं, ठीक है। 5-5 खोने के बाद फिर उसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए तो इसी प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर मान लिया गया है कि जान के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना रहेगा, यहाँ पे कुल मिलाकर 45 है, तो 45 में से क्या करेंगे, जान का घटाना पड़ेगा, तो जो बचेगा वो कुल कितना होगा, जीवंती का होगा। तो यहाँ 45 ऋण यहाँ पे x कर दिया गया। फिर बोला था कि दोनों में 5-5 कंचे खो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके भी कंचे में से 5 खोएगा, यहाँ पे x ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी 5 घटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 40 बचेगा, 40 ऋण x, ठीक है, क्योंकि इसमें से 5 घटाना था। अब बोला था ना, जो यहाँ पर 5-5 घटाने के बाद जो बचा हुआ उनका गुणा करने पर, ठीक है, उनका गुणनफल गुणा करने के बाद यहाँ पर दिया गया था कितना, 124 के बराबर दिया था, ठीक है। यहाँ पर 124 के बराबर, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, इन दोनों के कंचों का गुणनफल करने के बाद वो कितना के बराबर है, 124 के बराबर है। तो यहाँ पर जो भी इनका गुणनफल आया था इसको 124 के बराबर कर दिया गया, ठीक है। और बस यहाँ पे ऋण 1 का गुणा करके यहाँ पे द्विघात समीकरण यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं। जो दिया गया द्विघात समीकरण था उसको हम नोट कर दिया जाएगा, x² ऋण 45 से x प्लस 324 बराबर 0 है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, पहले और अंतिम पद का यहाँ पे गुणनफल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे हल करेंगे, इधर ही हल कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे 324 का हम लोग गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा आपको। x² में जब आप गुणा कर देंगे 324 का तो यही मिलेगा 324 x², ठीक है। अब यहाँ पे 2 आपको संख्याएं इस प्रकार से चाहिए ना कि उनको यदि आप जोड़ दें तो यहाँ पे ऋण 45x मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे चिन्हों पर आप ध्यान देंगे ना कि यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋण का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों जो भी दोनों संख्याएं रहेंगी दोनों को हमें ऋणात्मक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, तभी गुणनखंड हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एक बार, यहाँ पे a प्लस b 2 संख्याएं इस प्रकार से हैं जिनको हम लोग जोड़ देना तो यहाँ पे ऋण 45 x मिले, ठीक है, ये मिले। यदि उन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दें, a इंटू बी कर दें तो यहीं पर यही वाली संख्या मिले, जो प्रथम यहाँ पे x² का गुणा, यहाँ पे x² और यहाँ पे जो अचर पद रहता है इन दोनों गुणनफल मिले, ठीक है। तो जो कि यही है 324 x² मिले, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमें ना 324 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं और इस प्रकार से हम लोग जोड़कर 2 संख्याएं प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर हमें कितना मिले, ऋण 45 मिले। दोनों को हमें ऋणात्मक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पे 324 है, चलिए तो पहले 2 संख्या विभाजित है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 2 12, ठीक है, 2 6 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 8 है 16, फिर 2 1 कम 2, अब संख्या 3 से विभाजित है, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 7 है 21, ठीक है। फिर संख्या 3 से विभाजित है
3 9 27, फिर संख्या 3 से विभाजित है तो यहाँ पे 3 3 9 हो गया, फिर संख्या 3 से विभाजित है 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पे कुछ संख्याओं को आप ना इस प्रकार से ले लीजिए, ठीक है। इस जैसे इतने संख्याओं को हमने साथ में ले लिया ना, तो यहाँ पर इनका हम गुणा करके जोड़ेंगे ना, तो हम लोग कितना इस प्रकार से चाहिए कि हमें ऋण 45 मिले, मतलब 45 पहले तो हम लोग प्राप्त करें, फिर दोनों पर हम लोग ऋणात्मक लगा देंगे, है ना, क्योंकि दोनों संख्या हमें ऋणात्मक ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं एक बार, 324 का यदि आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है, इतना गुणा किया। फिर यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे जब हम लोग 27 में यहाँ पे 12 जोड़ देंगे तो क्या हमें 45 मिलेगा। तो यहाँ पे 7 2 9 हमें नहीं मिलेगा, 39 ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ और हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं। देखिए अब इनको हम लोग साथ में ले लेते हैं, इतने को, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, और फिर 12 3 36, तो यहाँ तक हम लोग गुणा कर देंगे तो 36 मिल जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 3 36, ठीक है। तो यह यहाँ पर ये भी होगा। गुणनखंड कई प्रकार से हो सकता है, हमें इस प्रकार से चाहिए कि दो संख्याओं को जोड़कर हम लोग 45 प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक बना 36, और बचा कौन सा है, यही बचा हुआ है, तो 3 3 9, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं 45, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में, यहाँ पे 36 में आप 9 जोड़ देंगे ना, तो यहीं 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसी प्रकार से दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हम लोग लगा देते हैं। ऋण 36 यक्स में आप ऋण यहाँ पे 9 यक्स जोड़ देंगे ना, तो आपको ऋण 45 यक्स मिल जाएगा, ठीक है। और यदि इन्हीं का आप गुणा कर देंगे, यदि इन्हीं दोनों संख्याओं का आप गुणा कर देते हैं ना, ऋण यहाँ पे 36 यक्स और गुणा कर देते हैं यहाँ पे ऋण 9 यक्स ना, तो गुणा कर देंगे तो आपको यही मिलेगा। ऋण नहीं, ऋण ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, यही मिलेगा 324 यक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यही मध्य पद आपका यही था, ऋण 45 यक्स। ये इसी को दो पदों में इसी प्रकार से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं, यक्स स्क्वायर और ऋण यहाँ पे 36 यक्स और ऋण 9 यक्स, ऋण 9 यक्स, और यहाँ पे मध्य पद को हमने दो पदों में विभाजित कर दिया, और प्लस 324 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। अब कुल यहाँ पहले 3 पद था, अब कुल 4 पद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पदों में से देखते हैं जो उभयनिष्ठ है, और इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों पदों में सिर्फ यक्स उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे यक्स हमने उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पर बचेगा यक्स, ठीक है, क्योंकि यक्स का यहाँ पे 2 बार गुणनखंड है और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यक्स बचा और यहाँ से यक्स उभयनिष्ठ लिया गया, तो यहाँ पे ऋण 36 आपको बचा, ठीक है। इन दोनों में से देख रहे हैं यहाँ पे ना, पहली हमें धनात्मक संख्या चाहिए और पहला यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, और देख रहे हैं यहाँ पे यक्स है ना, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ से भी आपको ना 9 उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कोष्टक वाली राशि बचेगी ना उसमें सिर्फ यक्स चाहिए। तो यहाँ पे ऋण भी हम लोग ले लेंगे क्योंकि पहली संख्या को हमें धनात्मक करना है, ठीक है, और यहाँ से 9 भी हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बचेगा। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या थी वो धनात्मक संख्या हो गई। अब यहाँ पे जो धनात्मक संख्या हमने ऋणात्मक उभयनिष्ठ ले लिया है, तो यहाँ पे धनात्मक है तो अब यह संख्या ऋणात्मक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से 9 में आप क्या कर देंगे, इस संख्या से आपने उभयनिष्ठ ले लिया है तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 9 से यदि आप भाग देंगे तो यहाँ पे 9 तियां 27, ठीक है, तो 9 तियां 27 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 32 में से आप 27 घटा देंगे तो 5 बचेगा और 4 54, तो फिर 9 छक 54 यही बचेगा, कोष्टक वाली राशि सेम ही रहेगी, ठीक है, और बराबर किधर 0 बचा। अब पहले 4 पद था, अब 2 पद हो गया, दोनों पदों में से देख रहे हैं कि यही कोष्टक वाली राशि उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ ले लीजिए। यक्स ऋण 36 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या, यक्स ऋण 9 बचा कोष्टक में, यक्स यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स ऋण 9 बराबर यहाँ पे 0। अब हम लोग लिख देते हैं, बारी बारी से 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे यक्स ऋण 36 बराबर जब आप 0 करेंगे तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको 36 निकल कर आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे यक्स ऋण 9 बराबर आप 0 करेंगे तो यक्स का वैल्यू आपको धन 9 निकल कर आ गया, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण जो आपको दिया था, यक्स स्क्वायर ऋण 45 यक्स प्लस 324 बराबर 0 के हल, यहाँ पे यक्स बराबर, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यक्स बराबर आपको मिला 36,9 है। आ जाते हैं सेकेंड वाले प्रश्न में। सेकेंड वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ पे रुपए में दे दिया गया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन
निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समीकरण बना कर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया, हम बताते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पे समीकरण बनाना है। देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि उस दिन ना यहाँ पे कुल यक्ष खिलौने निर्मित किए गए। ठीक है, किसी विशेष दिन की यह बात कर रहा था। ठीक है, तो मान लेंगे उस दिन यह यक्ष खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बोला था ना कि यहाँ पे 55 रुपये में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर एक आपको खिलौने का मूल्य मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे आप ज्ञात करेंगे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे ना कि जो भी आपने यक्ष माना है ना, उस दिन जो भी निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या थी, यहाँ पे 55 में से उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आप एक खिलौने का मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यही दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लिया गया है कि माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या यक्ष है। अब यहाँ पे दे दिया गया कि इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना आएगा। यहाँ पे 55 में से बोला था कि यहाँ पे एक दिन में जितने भी खिलौने निर्मित किए जाते हैं उसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाने पर यह एक खिलौने का मूल्य आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया था ना, यहाँ पर दिया गया था ना कि किसी एक दिन, मतलब वही विशेष दिन की बात कर रहा है कि प्रत्येक यहाँ पे कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपया लगेगी। तो 750 रुपये आप कैसे प्राप्त करेंगे, उस दिन जितने भी खिलौने निर्मित किए गए। ठीक है, जितने भी खिलौने निर्मित किए गए और प्रत्येक खिलौनों की संख्या को आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तभी ना आपको कुल लागत निकल कर आएगा। तो यही काम कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए में। ठीक है, यक्ष जो क्या है, कुल खिलौनों की संख्या है, कुल खिलौनों की संख्या, और यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य यही है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल लागत निकल गया उस दिन का। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर दिया गया तो जो कि 750 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हल करके आपको यहाँ द्विघात समीकरण यही प्राप्त किया गया। ठीक है, इसी द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग नोट करते हैं, यक्ष स्क्वायर ऋण 55 प्लस 750 बराबर यहाँ पे 0 है। चलिए जो द्विघात समीकरण था उसको हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे यक्ष स्क्वायर और यहाँ पे 750 का, तो यहाँ पर आपको यही मिलेगा 750 यक्ष स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी को आपको दो पदों में इस प्रकार से विभाजित करना है कि यहाँ पे जोड़ने पर यह मिले। ठीक है, और गुणा कर दें तो उन दोनों संख्याओं का तो यह मिले। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं, a प्लस बी इस प्रकार से कि यहाँ पे मध्य पद मिले ऋण 55 यक्ष मिले आपको। ठीक है, यदि उन दोनों का आप गुणा कर दें, उन दोनों संख्याओं का, तो यही मिले। ठीक है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल 750 यक्ष स्क्वायर मिले। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि यह भी संख्या धनात्मक है, यह भी संख्या धनात्मक है। ठीक है, और यहाँ पे यह ऋणात्मक है, तो मतलब हमें जो मध्य पद है ना, दोनों पद हमें क्या चाहिए, ऋणात्मक ही चाहिए। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 750 है, तो पहले संख्या इकाई अंक 0 है ना, 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 5 15 बचा। ठीक है, तो 2 7 14, फिर 1 और 0 बचा, 10 बचा। ठीक है, 2 5 10। अब ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया। ठीक है, अब संख्या 5 से विभाजित है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 और 5 बचा 25, फिर 5 5 25, फिर संख्या 5 से विभाजित है, 5 5 25, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको ना जोड़ने पर आपको 55 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 750, गुणनखंड करते हैं इसको। दो ही संख्या का लेंगे क्योंकि मध्य पद को हमेशा 2 ही पदों में विभाजित करना रहता है। चलिए इतने को और इतने को साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, और 6 5 30। ठीक है, 30 हो गया, और 5 5 25, और यहाँ पे जोड़ते हैं 30 और यहाँ पे 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 55, तो 55 हो जाएगा, यही आपको संख्या चाहिए। ठीक है, यदि नहीं मिलता ना तो आप फिर इनको मतलब यहाँ पे ये तो 25 ही है। ठीक है, और आप इतने को साथ में ले लेते हैं, फिर इसको साथ में ले लेते हैं, इसी प्रकार से ले लेकर। ठीक है, आप जो भी है मध्य पद को आप 2 पदों में विभाजित करके, ठीक है, यही वाली संख्या जो मध्य पद है वहीं आपको प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से आप गुणनखंड करके आप चेक करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कभी 3 संख्या ले लिए, कभी 2 संख्याओं गुणनफल ले लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से करेंगे कि मध्य पद को आप 2 पदों में विभाजित कर पाएँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको जैसी आवश्यकता रहे, ठीक है, जोड़ने पर आपको जो भी मध्य पद चाहिए वो आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों धनात्मक था, यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद धनात्मक था और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह था, तो इससे हमें ये पता चला कि दोनों संख्या हमें क्या चाहिए, ऋणात्मक ही चाहिए, तभी उभयनिष्ठ हो पाएगा। ठीक है, 2 धनात्मक हो जाएगा, 2 ऋणात्मक हो जाएगा, तभी उभयनिष्ठ हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हमने जोड़ा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 55 प्राप्त हो गया। यदि 55 नहीं प्राप्त होता तो हम लोग कुछ और भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही हमें 55 मिल गया, यही तो अब हम लोग क्या लगा देते हैं, दोनों पर ऋणात्मक, ऋण यहाँ पे 30 एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे ऋण 25 एक्स। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऋण आपको 55 एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे ऋण 30 एक्स गुणा कर देंगे आप ऋण 25 एक्स। ठीक है, यही है, इसी का आप गुणनखंड करके या दोनों संख्याएं प्राप्त किए। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 750। यहाँ में ऋण का ऋण गुणा एक धनात्मक संख्या मिलेगी, और 30 का जब 25 का आप गुणा कर देंगे तो 750 मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्स में एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो मध्य पद यही है, इसको आप 2 पदों में इस प्रकार से विभाजित कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर दीजिए,
यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ऋण, अब यहाँ पे ऋण 30x और यहाँ पे ऋण 25x, ठीक है, और धन 750 बराबर आपको 0 मिला, ठीक है। अब 4 पद हो गया, दो पदों को साथ में लीजिए, इन दो पदों को, इन दोनों पदों को, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ x उभयनिष्ठ, तो x उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पे x ऋण 30 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं पहली संख्या धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ऋण भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, और यहाँ पे 25 है, 25 पूरा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, 25 पूरा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचा, ठीक है, यह धनात्मक हो गया यह पद, और यह ऋणात्मक था ना, मतलब यह धनात्मक है तो अब यह ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप 25 उभयनिष्ठ लेंगे, मतलब यहाँ पे इस संख्या में आप 25 से भाग दे देंगे तो यही बचेगा, ठीक है, 25 से भाग दे देंगे तो इसी का ही गुणनखंड है ना, तो यही बचेगा 2 3 6, यहाँ पे 6 5 30, 30 ही बचेगा, ठीक है, बराबर किधर 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुल 2 पद हो गया, दोनों पदों में से यहाँ पे x ऋण 30 उभयनिष्ठ है, तो x ऋण 30 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x ऋण 25 बचेगा, ठीक है, ये कोष्टक बचा, बराबर किधर 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों को बारी बारी से 0 कर लीजिए। अब x ऋण 30 बराबर आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे x ऋण जब 25 बराबर आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं जो द्विघात समीकरण दिया गया था, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 55x प्लस 750 बराबर 0 के हल या मूल लिख सकते हैं। चलिए हल लिख देते हैं, हल x बराबर आपको मिला 30, 25 है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में जो भी 2 प्रश्न दिए गए थे दोनों समीकरण हमने हल कर दिए। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे देगा है ना, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से हमें समीकरण बनाना है, और हम लोग लिख देते हैं कि मान लेते हैं संख्याएं, ठीक है। माना एक संख्या, दोनों संख्याओं की हम बात करें, दोनों संख्या में से हम लोग को एक को x मान लेते हैं। माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 27 था, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, 27 में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देते हैं, 27 ऋण हम लोग x कर देते हैं ना। यहाँ पर देखिए पहले दूसरे का मतलब नहीं है, बस यहाँ पे 2 संख्या है तो दोनों संख्या में से हम एक को x मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग यहीं 27 ऋण x मान लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 27 है, ठीक है। एक को हमने x माना, दूसरे को हम लोग यहाँ पे 27 में से घटाकर हम लोग दूसरी संख्या को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ पर दे दिया गया है ना, अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार हमें दे दिया गया दोनों का गुणनफल यहाँ पे 182 है, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार x और यहाँ पे गुणा कर देते हैं 27 ऋण x का बराबर 182, ठीक है। अब x का दोनों पद में गुणा कर देते हैं, x का दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 x और ऋण यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, बराबर किधर 182, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण x स्क्वायर है ना, तो चलिए सब कुछ बराबर किधर ही हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण तो बनेगा ही, बस इसको हम लोग को हल करना है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ बराबर को उधर यदि हम लोग पक्षांतर कर देंगे ना, तो इधर बराबर किधर सिर्फ 0 बचेगा और बराबर उधर क्या बचेगा, यहाँ पे ऋण x स्क्वायर बराबर उधर कर देंगे धन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे धनात्मक 27x है, बराबर उधर पक्षांतर करेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 27x, ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही यहाँ पर कितना धन 182 तो है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, या x स्क्वायर ऋण 27x प्लस 182 बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। चलिए तो यही द्विघात समीकरण है, इसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं, x स्क्वायर और यहाँ पे जो भी अचर पद इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 182 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमें 2 पदों में विभाजित करना है इस प्रकार से, देखिए यह भी पद धनात्मक है, यह भी पद धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, तो मतलब हमें दोनों पद क्या चाहिए, यहाँ पे जो ऋण 27x का हम 2 पदों में विभाजित करेंगे ना, तो दोनों हमें ऋणात्मक ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें a प्लस b 2 संख्याएं इस प्रकार से चाहिए, दोनों को हम लोग जोड़ दें तो ऋण 27x मिले, और यदि दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा कर दें ना, तो यहाँ पे 182 रहेगा, यहाँ पे 182 x स्क्वायर मिले, ठीक है। तो यहीं पर 182 का हम लोग थोड़ा बाजू गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पे 182 2 संख्या विभाजित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 और 2 एकम 2। अब ये संख्या 7 से विभाजित है, तो 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। अब संख्या 13 से विभाजित है,
13 कम 13। देखिए हमें दोनों संख्या क्या चाहिए, ऋणात्मक ही चाहिए। ये प्रथम पद धनात्मक है, अंतिम पद धनात्मक है, और यहाँ पर ऋणात्मक है, दोनों हमें संख्याएं ऋणात्मक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे 182 का गुणनखंड कितने प्रकार गुणनखंड करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा, और एक संख्या 13। तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर आ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब 14 और 13 को जोड़ेंगे ना, 13 दूना 26 एक 27, यही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यदि नहीं मिलता तो फिर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेते हैं, फिर इसको अलग से लेते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहले ही मिल गया, ठीक है, 14 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बस यहाँ पे दोनों को ऋणात्मक कर दीजिए। तो यहाँ पे ऋण 14x और यहाँ पे ऋण 13x, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यही मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण 27x मिल जाएगा। और जब यहाँ पे ऋण 14x और गुणा कर देंगे ऋण 13x का ना, तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा धनात्मक संख्या मिलेगा। 13 और 14 का गुणा कर देंगे तो आपको यही मिलेगा, 182 ही मिलेगा, ठीक है, 182। और x में x से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। तो मध्य पद को हमने इसी प्रकार से विभाजित किया दो पदों में, x स्क्वायर और ऋण 27x, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, इतना कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 14x रहेगा, ऋण 14x ऋण 13x और प्लस 182 बराबर किधर 0, ठीक है। अब 4 पद में हो गया, दो पदों को साथ में ले लीजिए। इन दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ है, तो x उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा ऋण 14, क्योंकि यहाँ से x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। अब पहला पद हमें चाहिए धनात्मक, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऋण, और देखिए यहाँ से हमें 13 भी उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, ठीक है। ऋण 13 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये आपको x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या थी, धनात्मक संख्या हो गया, या धनात्मक संख्या या भी ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे 13 में आप ना, यहाँ पे 182 में जब आप 13 से भाग देंगे, 13 विभाजित हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 बार हम भाग जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 14 बराबर किधर 0, ठीक है। अब यहाँ पे कुल 2 पद हो गया, दोनों पदों में से यहाँ पे x ऋण 14 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे x ऋण 14 आप उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, x ऋण 13 बचा बराबर किधर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अब यहाँ पे x ऋण 14 बराबर आप 0 करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको कितना निकल कर आ जाएगा, 14, ठीक है। और जब यहाँ पर आप लेंगे x ऋण 13 बराबर 0 आप करेंगे ना, तो x का वैल्यू आपको 13 निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू आपको कुल 2 वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है। इन दोनों में से ना यदि x के स्थान पर जो x का हमने वैल्यू निकाला, यदि आप यहाँ पे 14 रखेंगे ना, तो देखिए यदि आप 14 यहाँ पे x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे जब 27 में से आप 14 घटा देंगे ना, तो यह आपको 13 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का वैल्यू यदि आपने यहाँ पे 14, x का वैल्यू यहाँ पे 2 कुल वैल्यू निकल कर आया ना, तो यहाँ पे यदि आप 14 प्रतिस्थापित करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो दूसरी संख्या रहेगी आपको यह 13 मिलेगा। तो यहाँ पे यदि आप 13 प्रतिस्थापित करेंगे ना, x के स्थान पर 13, तो यहाँ पे 27 में से जब आप 13 घटाते तो यहाँ पर आपको 14 प्राप्त होता है ना। मतलब इससे आपको यह पता चला ना कि दोनों संख्या यही है, 13 और 14 है, ठीक है। 13 यदि 14 को आप जोड़ देंगे, मतलब एक संख्या 13 और 14 को जोड़ देंगे ना, तो आपको 27 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 13 और 14 का गुणनफल कर देंगे तो आपको 182 मिलेगा, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों संख्याएं 13, 14 है, ठीक है। यही दोनों संख्याएं, जिन दोनों संख्याओं को आप यदि जोड़ देंगे तो 27 मिलेगा, इन दोनों गुणा कर देंगे ना तो आपको 182 मिलेगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया ना, दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। हम लोग 2 क्रमागत क्रम मतलब एक क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक, मतलब यह हो गया 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं की बात हो रहा है, ठीक है। यदि आप कोई एक को x मान लेंगे, दूसरे को x+1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग करके जोड़ना है, ठीक है। दोनों को वर्ग करेंगे और फिर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365 के बराबर हो जाएगा। लिखते हैं, माना दोनों धनात्मक पूर्णांक, माना दोनों क्रमागत रहेगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 हैं, तब अब हम प्रश्नानुसार दे दिया गया ना, दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार रहेगा। यहाँ पर बोला था कि दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को हम लोग वर्ग करते हैं और वर्ग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ना ही है और दोनों को वर्ग कर दीजिए, x+1 का यहाँ पे वर्ग, ठीक है। एक ही x था, एक ही x+1 है, दोनों को हमने वर्ग कर दिया, वर्ग करके जोड़ दिया, जो कि बराबर आया था 365 के, 365 के हमने बराबर कर दिया। अब बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं और द्विघात समीकरण बनाकर इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे x+1 का वर्ग है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसी सर्वसम का पे हम लोग लिख देते हैं प्लस यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। पर पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग कर दीजिए, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही मिलेगा, है ना। और फिर होता है प्लस 2ab, तो 2 रहेगा और ab दोनों संख्याओं गुणा कर देंगे, x और 1 का गुणा कर देंगे तो x ही मिलेगा और 2 तो रहेगा तो x मिला, ठीक है। बराबर कितना 365 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x को पहले लिख देते हैं प्लस 2x, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों पदों को। अब यहाँ पे 2x को लिख दिया, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे जो यहाँ पे 365 है ना, बराबर की दर ही पक्षांतर कर देते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 365 हो गया, बराबर की दर सिर्फ 0 बचा। चलिए एक बार और इसको हम लोग हल करते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, ठीक है। ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, ठीक है, तो विपरीत चिन्ह जोड़ेंगे तो घट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 364 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह था, घट गया, ठीक है। यहाँ पे ऋण 365 था, इसमें से हमने एक घटा दिया तो यहाँ पर यही बचा 364, बराबर की दर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, पहले और अंतिम पद का यहाँ पे गुणनफल करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं पर हम लोग कर देते हैं। देखिए गुणनखंड करने से पहले ना हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये भी इस पद में भी 2 है, यहाँ पे इस पद में भी और इस पद में भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक देख रहे हैं 4 है ना, मतलब यहाँ पे तीनों संख्याएं 2 से विभाजित है, 2 से भाग दे लेते हैं, या करके इसको लिख देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे धन 2x बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ऋण 2 1 कम 2, 2 8 16 और फिर 2 दूना 4 बराबर 0, ठीक है। आपको ये द्विघात समीकरण मिला, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है तो यहाँ पे पहले पद और अंतिम पद का गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो गुणा कर देंगे तो ऋण 182 आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब इसी को 2 पदों में आपको विभाजित करना है, ठीक है। और किस प्रकार से विभाजित करना है, इस प्रकार से विभाजित करना है कि इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दें तो मध्य पद मिले, मध्य पद यहाँ पे यक्स, यहाँ पे 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ यक्स बचेगा आपको, ठीक है। एक यक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यक्स मिले, है ना, यक्स मिले और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा कर दें ना तो यहाँ पर ऋण 182 मिले, ठीक है, 182 एक्स स्क्वायर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम गुणनखंड कर देते हैं 182 का, ठीक है। और यहाँ पे इस बात का भी आप ध्यान देंगे ना कि यह भी पद धनात्मक है और यह पद ऋणात्मक है, ठीक है। तो मध्य वाला पद हमें चाहिए गुणनखंड करने के लिए ना, यह धनात्मक या ऋणात्मक, तो मध्य वाला पद धनात्मक ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, ठीक है, तभी गुणनखंड हो पाएगा, 2 धनात्मक हो जाएगा, 2 ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 182 का आप गुणनखंड करेंगे, 2 संख्या विभाजित है, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर संख्या 7 से विभाजित है ना, 7 1 कम 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचा, 2 में और 1 21, 7 3 21 13, फिर संख्या 13 से विभाजित है, 13 कम 13 तो यही बनेगा। यहाँ पे 7 दूना 14 और 13 को हम लोग साथ में ले लेंगे, इनका अंतर कर देंगे, 14 और 13 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 182, यहाँ पर यह हो जाएगा 13, 14, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ना इसी को जोड़ेंगे ना विपरीत चिन्ह करके, ठीक है। और देखिए धनात्मक वाली संख्या का वैल्यू अधिक है, धनात्मक वाला हम लोग वैल्यू अधिक ले लेंगे, यहाँ पे धन 14x ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे धन 14x और इसको विपरीत चिन्ह कर देंगे, यहाँ पे ऋण 13x हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ठीक है। 14x में से 13x घटा देंगे तो सिर्फ आपको x मिल जाएगा जो कि आपका मध्य पद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का यदि आप गुणा कर देंगे ना 14x का और यहाँ पे ऋण 13x का आप गुणा कर देंगे ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक संख्या मिलेगी, 13 में 14 गुणा कर देंगे तो ही मिलेगा 182 ही आपको मिलेगा, x में x का गुणा कर देंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है पहले प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल, और इन दोनों पदों को आपने जोड़ दिया तो मध्य पद आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और सिर्फ जो यक्स है यक्स के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर दें, इतना कुछ यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 14x प्रतिस्थापित कर दें और ऋण हमने 13x है ना, 14x में से अभी 13x हम लोग घटा देंगे तो सिर्फ आपको x मिल जाएगा और यहाँ पे ऋण यहाँ पे 182 है, बराबर की दर 0, ठीक है। अब कुल 4 पदों में हो गया, इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है और इन दोनों पदों में से जो उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो इन दोनों पदों में से सिर्फ x उभयनिष्ठ है तो x उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 14 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं हमें धनात्मक संख्या चाहिए, दोनों पद धनात्मक चाहिए, तो यहाँ पर से हम लोग क्या ऋण 13 भी आपको उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पर यह पद धनात्मक हो जाएगा और सिर्फ आपको x बचेगा, ठीक है। और ऋणात्मक तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है, तो ये भी पद आपको धनात्मक हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 182 में आप 13 से भाग दे देंगे ना, 13 से भाग दे देंगे तो ये 7 दूना 14 ही बचेगा, 14 बचा, बराबर की दर 0, ठीक है। अब यहाँ पहले 4 पद था, अब 2 पद हो गया, दोनों पदों में से x प्लस 14 उभयनिष्ठ है तो x प्लस 14 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 14 उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पे x ऋण 13 बचेगा, x ऋण 13 बचा, बराबर की दर 0, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों को बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 14 हो जाएगा, ऋण 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पे x ऋण
13 बराबर आप 0 लेंगे तो यक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब धनात्मक पूर्णांक की बात किया था ना, तो देखिए पूर्णांक में तो सभी धनात्मक संख्या भी आता है, सभी ऋणात्मक संख्या भी आता है और जीरो भी सम्मिलित रहता है, ठीक है, पूर्णांक की बात करें तब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात किया तो जीरो को भी हटा देते हैं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी हटा देते हैं। एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं की बात होती है, 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे ना यह यक्स का जो यहाँ पे ऋणात्मक माना गया, ठीक है, यह अमान्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह यहाँ पे पूर्णांक तो है लेकिन यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ यक्स बराबर ऋण 14 अमान्य है, ठीक है। हमने बता दिया क्यों, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक यही 13 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या कैसे प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर 1 का वैल्यू आपको 13 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे 13 में 1 जोड़ दीजिए तो यह संख्या आपकी दूसरी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगा, ठीक है। एक 13 संख्या है और एक 14 संख्या है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे एक 13 है और दूसरा कौन है, 14 है, और तो दोनों धनात्मक पूर्णांक 13, 14 है, ठीक है। इसी से हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे एक यक्स का वैल्यू यह अमान्य हो गया था, ठीक है, यक्स बराबर ऋण 14 यह अमान्य हो गया था क्योंकि ऋणात्मक संख्या नहीं लेना था। धनात्मक संख्या लेंगे तो एक हमें पता चला कि यक्स का वैल्यू 13 है, ठीक है, यक्स का वैल्यू हमें 13 ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर हमने माना था कि एक यक्स है तो एक दूसरा क्या है, क्रम से आने वाला है, x+1 है, ठीक है। तो एक 13 ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे एक हमने जोड़ दिया, 13 में एक जोड़ दिया 14, तो इस प्रकार से दोनों क्रमांक धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात हो गए, एक 13 एक 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि अतः दोनों क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13, 14 है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे जो भी आधार रहेगा उससे 7 सेंटीमीटर कम रहेगा, ठीक है। और दे देगा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कर्ण तो हमें ज्ञात है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण तो ज्ञात है, ठीक है, और इन्हीं दोनों का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई और आधार इन्हीं दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, एक तो हमें दिया गया है ना, दिया गया है समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, यह दे दिया गया है। और हम लोग मान लेते हैं, माना आधार हम लोग मान लेते हैं और ऊंचाई के लिए क्या कर देंगे, 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। माना यहाँ पे माना समकोण त्रिभुज रहेगा का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसमें से 7 सेंटीमीटर आपको घटाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा x ऋण 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यदि आप समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना दें ना, तो हम चलिए इस प्रकार से बना देते हैं समकोण त्रिभुज मतलब इसमें एक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है। यहाँ पे यदि 90 अंश का कोण हम बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे यह हो गया आपका आधार हो गया, ठीक है। तो आधार आपको दे दिया गया है x सेंटीमीटर, ठीक है, यही है x सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर घटाकर ऊंचाई को प्राप्त कर लिया गया था, ठीक है, इतना भी, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर में है। और जो कर्ण है, ठीक है, 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है कर्ण, वो कितना है, 13 सेंटीमीटर के है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम लोग, ABC, चलिए त्रिभुज नामकरण कर देते हैं, ABC लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, चलिए इसी प्रकार से पहले लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे AC का वर्ग हो जाएगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे BC का वर्ग प्लस यहाँ पे AB का वर्ग, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे AC का वैल्यू है, AC का वैल्यू यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दे दिया जो कि आपका कर्ण है, ठीक है। यहाँ पे 13 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे BC जो आपका आधार है, आधार कितना है, x है, तो यहाँ पे x का वर्ग प्लस यहाँ पे AB जो है यही है आपका ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितना है, x ऋण 7, तो यहाँ पे x ऋण 7 का हमें वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। जब 13 का वर्ग करेंगे
तो 169 मिलेगा बराबर एक्स स्क्वायर। जब इसका आप वर्क कर देंगे ना, वर्क करते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर ऋण 2 ए भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वर्क तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे धनात्मक ही रहता है, सस्ते 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो गया। फिर ऋण होता है ऋण 2 ए भी होता है, तो 2 रहेगा और इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 सादे 14 एक्स हो गया, ठीक है, यही हो गया। अब बस जो भी ये संख्या बराबर की इधर 75 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बराबर की इधर 0 बचेगा, सब कुछ उधर 75 कर देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों पदों को, एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे हम लोग 14 एक्स को लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों पदों को हमने जोड़ दिया और यहाँ पे ऋण 14 एक्स को लिख दिया, तो ये संख्या अब बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस 49 बचा हुआ है और इसको बराबर को उधर 75 करेंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 169। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, घटेगा, ठीक है, विपरीत चिन्ह हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 14 एक्स, ठीक है। और ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू दिखा यही बचेगा, ठीक है। तो इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक राशि बचेगा, तो यहाँ पे इकाई के स्थान 9 में से 9 घटा देंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 घटा देंगे तो आपको 2 बचेगा, ठीक है। और सैकड़े के स्थान पर तो 1 तो बचेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर बस इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम दोनों पक्ष आपस में बराबर ही, ठीक है, बस दाहिने पक्ष को हम लोग बराबर पहले लिख देते हैं, या 2 एक्स स्क्वायर ऋण 14 एक्स ऋण 120 बराबर यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देख रहे हैं प्रत्येक पद क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 2 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ऋण 7 एक्स, ठीक है, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये 60 हो गया, ठीक है। तो यही द्विघात समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया। अब इसी एक्स का वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं और यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऋण 60 का गुणा कर देंगे तो ऋण 60 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर यही आपको मतलब जोड़ने पर यही संख्या मिलनी चाहिए, ऋण 7 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यह पद भी धनात्मक है और यह पद ऋणात्मक है, ठीक है, यह धनात्मक यह ऋणात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो मतलब हमें धनात्मक ऋणात्मक संख्या हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यह भी धनात्मक यह भी ऋणात्मक और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे, 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक ये बता रहा है ना कि उसमें ऋणात्मक वाली राशि का हम लोग वैल्यू अधिक रखेंगे, ठीक है, तभी हम लोग घटाएंगे तो ये संख्या क्या ऋणात्मक ही हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, ए प्लस बी, 2 संख्याएँ इस प्रकार से हैं कि दोनों संख्याओं को यदि हम लोग जोड़ दें तो ऋण 7 एक्स हमें मिले, यदि उन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर दें तो यहाँ पे ऋण 60 एक्स स्क्वायर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं 60 का, यहाँ पे 60 का गुणनखंड कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, फिर आप 3 से देंगे 3 5 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, तो 60 का हमने इस प्रकार से गुणनखंड कर दिया। तो देखिए 60 का तो कई प्रकार से आप गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है, इनको आपको साथ में लेना पड़ेगा, इतने को, यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 यहाँ पे 5, 12 में यदि आप गुणा कर देंगे 5 का ना तो 12 5 60 होता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहीं इसी का अंतर कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा, ठीक है, तो यहीं से गुणनखंड हो पाएगा, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे 5 15 और यहाँ पे 2 दूना 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से प्रश्न रहता है उस प्रकार से आप यहाँ पे 2 पद ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से हमें प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। यहीं पर हम लोग बस देखिए यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि को अधिक हम लोग इसी पर चिन्ह लगा देंगे, ऋण 12 एक्स, ठीक है, और यहाँ पे धन 5 एक्स हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ विपरीत चिन्ह घटाएंगे तो यहाँ पर आपको ऋण 7 एक्स से मिलेगा, ठीक है, 7 5 12 होता है, तो यहाँ पे ऋण 7 एक्स मिलेगा। और यदि इन दोनों का आप गुणा कर देंगे ना, ऋण 12 एक्स और 5 एक्स का, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, और 12 में 5 का गुणा कर देंगे 12 5 60 मिलेगा, एक्स में एक्स का गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, जो कि यही मिलेगा, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 7 एक्स के स्थान पर हमें यही प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 12 एक्स और धन 5 एक्स, ठीक है, और ऋण 60 बराबर यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पदों में विभाजित हो गया, 3 पद था अब 4 पद हो गया, मध्य पद को हमने 2 पदों में विभाजित कर दिया, तो इन दोनों पदों में से देख रहे हैं एक्स उभयनिष्ठ है, तो एक्स उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स ऋण 12 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है, संख्या प्लस 5 उभयनिष्ठ, ठीक है, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो पहला पद इसमें हमें धनात्मक चाहिए, दूसरा ऋणात्मक चाहिए, ठीक है। तो 5 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे एक्स बचा और ऋण यहाँ पे 12 5 60 12 बचेगा, ठीक है, बराबर किधर 0। अब यहाँ पे 2 पद हुआ, दोनों पदों में से यहाँ पे यक्स ऋण 12 उभयनिष्ठ है, तो यक्स ऋण 12 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या है, यक्स और यहाँ पे प्लस 5, एक्स प्लस 5 बराबर किधर 0। यहाँ पर दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे यक्स बराबर नहीं, इसी को लिखते हैं, यक्स ऋण 12 बराबर जब 0 कर देंगे तो यक्स का वैल्यू 12 निकल कर आ जाएगा, और जब यहाँ पे आप यक्स प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे
तो यक्स का वैल्यू आपको ऋण 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, धन 5 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 हम यहाँ हल निकल कर आए। यक्स बराबर आपको 12 भी निकल कर आया, यक्स बराबर ऋण 5 भी निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक वाली राशि है यह अमान्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधार यदि आप ऋणात्मक कर देंगे, ऋण 5 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई भी आपको ऋण 5 ही मिलेगा। ठीक है, ऋण 12 आपको प्राप्त होगा, 7×5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यह दोनों ऋणात्मक नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है तो आधार और ऊंचाई भी दोनों भी आपको धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि अमान्य हो जाएगी। ठीक है, यह मान्य रहेगा, यह अमान्य। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूंकि यक्स बराबर ऋण 5 अमान्य है, अमान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मान्य हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी धनात्मक राशि रहेगी वही मान्य होगा। तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको 12 मिला। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के आपको आधार कितना मिला, यह 12 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे 12 वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, जो भी आधार था इसे 7 सेंटीमीटर या कम था ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का वैल्यू 12 रखेंगे, 12 में से आप 7 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आधार कितना 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही दो अज्ञात था, कर्ण तो हम लोग को दे ही दिया गया था और आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का आधार जो यक्स का वैल्यू हमें निकल कर आया था 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं छठे वाले प्रश्न में। छठा वाला प्रश्न हमें दे देगा ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि उस दिन ना कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि हम लोगों ने यक्स मान लिया है ना, तो यहाँ पे उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करके 3 अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग प्रत्येक नग की हम लोग कीमत ज्ञात कर पाएंगे। आगे दिया गया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। ठीक है, तो यह 90 रुपये किस प्रकार से प्राप्त होगा, उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या और गुणते यहाँ पे प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत आ रही है वो। ठीक है, इन दोनों गुणनफल कितना 90 रुपये दिया है, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या ही तो हम लोग को मानना है। ठीक है, लिखते हैं, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हम लोग मान ले रहे हैं और प्रत्येक नग की कीमत क्या हो जाएगी, तब लिखते हैं प्रत्येक नग की लागत ही लिख देते हैं, लागत रुपयों में हम बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जो भी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या थी ना, इसमें हम लोग को 2 गुना करके 3 अधिक करना था। ठीक है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो इसका 2 का गुणा कर देते हैं, 2 गुना से यहाँ पे 3 अधिक हमने कर दिया। ठीक है, तो यही है रुपये में। ठीक है, हमने रुपये का यहाँ पे चिन्ह बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इन दोनों का गुणनफल ही हमें दे दिया गया है 90 रुपया, है ना, यही हमें दे दिया गया है कि उस दिन कि कुल निर्माण लागत कितना थी 90 रुपये थी, मतलब कुल बर्तनों की संख्या गुणते यहाँ पे प्रत्येक नग की कीमत हम लोग कर देंगे तो कुल कितना 90 रुपये का बराबर है। लिख भी देते हैं, अतः निर्माण का कुल मूल्य, ठीक है, निर्माण का कुल मूल्य बराबर वस्तुओं की संख्या गुणते निर्माण का मूल्य। तो वस्तुओं की संख्या हम लोग यही है, बर्तनों की संख्या। ठीक है, जो कि कुल यक्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक की ही बात हुआ है, निर्माण का कुल मूल्य यही हम लोग को निकल कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत यही है 2x + 3 है। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार यह कुल मिलकर कितना है 90 रुपया लगा हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पे यक्स कोष्टक में 2x + 3 बराबर यहाँ पे 30 नहीं 90 है। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं,
एक्स का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे तो 2x² मिलेगा आपको, 2x², यहाँ पे प्लस 3x मिला, ठीक है। अब यहाँ पे धन 90 बराबर किधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 90 बराबर किधर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देखिए पहले और अंतिम में तो गुणनफल करेंगे तो यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की संख्या आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 2x² का ऋण 90 में, तो 9 दूना 18, 180 मिलेगा, 180 x², ठीक है। अब यही है, दो संख्याएं हमें इस प्रकार से चाहिए, दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे धन 3x मिले, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दें तो गुणनफल आपको यही मिले, ऋण 180 x² मिले, ठीक है। तो देख रहे हैं ये भी पद धनात्मक है, ये भी पद धनात्मक है, मतलब ये भी पद धनात्मक है, ये ऋणात्मक पद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मध्य वाला पद चाहिए ना, ये धनात्मक है ऋणात्मक, तो यहाँ पे मध्य वाले पद में भी हमें धनात्मक ऋणात्मक पद चाहिए, ठीक है। और ऐसा हम लोग लेंगे ना कि धनात्मक वाला पद अधिक रहे, ठीक है। अंतर तो हम लोग करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक वाला पद अधिक होना चाहिए, ठीक है, तभी धन 3x आपको मिलेगा, ठीक है। तो 180 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 180 का आप गुणनखंड 180 गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, 2 9 18 90 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 कम 3 और 3 5 15, फिर संख्या 3 से बढ़ाए थे, 3 5 15, फिर 5 से बढ़ाए थे, 5 कम 5 हो गया। तो अब हम लोग इस प्रकार से ले लेंगे 180 का गुणनखंड, इस प्रकार से हम लोग करेंगे ना कि यहाँ पर हम लोगों को अंतर उसका कितना मिले, 3 मिले, ठीक है, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या में लेना है। तो एक हमें यदि 15 ले लें, एक यहाँ पे इन दोनों को हमने ले लिया, 5 15 हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर ही 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक ले लेंगे हम लोग, ठीक है, धन 15x और ऋण 12x ले लेंगे, ठीक है। तो इनका अंतर कर देंगे तो आपको मिलेगा 3x, है ना। और इनका हम लोग गुणा कर देते हैं, 15x गुणा कर देंगे ऋण 12x का, तो आपको मिलेगा धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, और 15 में यहाँ पे 12 का आप गुणा कर देंगे तो 180 मिलेगा, x में x से गुणा कर देंगे तो आपको x² मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से गुणनखंड बना, 3x के स्थान पर हम लोग को यही प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पे इसको नोट करते हैं, 2x² और यहाँ पे 15x धन 15x और ऋण आपको 12x, ऋण 90 बराबर यहाँ पे 0, 4 पद हो गया, दो पदों को साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से देख रहे हैं सिर्फ आपका ना यक्स ही उभयनिष्ठ है ना, संख्या तो नहीं उभयनिष्ठ है, सिर्फ यक्स उभयनिष्ठ है। तो यक्स आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, है ना। और यहाँ पे एक हमने यक्स उभयनिष्ठ ले लिया है, यक्स का गुणनखंड 2 बार है, एक उभयनिष्ठ ले लिया तो एक यक्स बचा हुआ है, ठीक है, यक्स को उभयनिष्ठ ले लिया, प्लस 15 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोष्टक के अंदर वाली राशि दोनों धनात्मक है, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, तो ऋण संख्या भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों में से 6 उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 चाहिए, तो यहाँ से 6 आप उभयनिष्ठ ले लेंगे, है ना। 6 दूना 12 कोष्टक के अंदर, यह देखिए ऋणात्मक हमने उभयनिष्ठ ले लिया, दोनों पद धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 यक्स बचा, ठीक है। अब इसमें आप 6 से भाग देंगे ना तो 15 छक्का 90 होता है, 15 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपको धन 15 बचेगा, दोनों कोष्टक का वैल्यू सेम ही आपको मिलेगा, बराबर किधर 0। तो यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पे 2 पद हो गया, दोनों पदों में से ही उभयनिष्ठ है, 2x धन 15 उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो x ऋण 6 बचा, बराबर किधर 0, है ना। अब बारी बारी से दोनों को बराबर के 0 कर लीजिए। अब हम लोग लिख देते हैं, अब इसको 0 को बराबर कर देंगे, 2x प्लस यहाँ पे 15 बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ पे 2x धन 15 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा हम बराबर को उधर कर देंगे, भागा में हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, तो ऋण 15 बटा आपको 2 मिला, ठीक है। एक तो आपको x का वैल्यू यह मिला, ठीक है, और दूसरा आपको यहीं ऋण 6, x ऋण 6 बराबर इसको 0 करना पड़ेगा, तो ऋण 6 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको धन 6 निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये वाला मान्य होगा, यह अमान्य होगा, क्यों अमान्य होगा, क्योंकि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः हम लोग लिख देते हैं, चूंकि करके लिख देते हैं, चूंकि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए x बराबर ऋण 15 बटा 2 अमान्य है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, देखिए यही है, x का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 6, ठीक है। निर्मित किए गए कुल बर्तनों की संख्या आपको 6 निकल कर आ गया, 6 का वैल्यू आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो प्रत्येक नग की लागत आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ देंगे आपको 15 प्राप्त होगा, 15 रुपये, ठीक है, प्रत्येक नग की कीमत यही है। लिखते हैं, अतः निर्मित किए गए कुल
बर्तनों की संख्या 6 तथा यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत बताना था, तथा लिखते हैं प्रत्येक की लागत 15 रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली में कुल 6 ही प्रश्न थे, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।